हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर एम ए खान और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिकल मैन। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलीमर यानी बहुलक के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि बहुलक क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं और इन्हें कैसे बनाया जाता है, इनके उपयोग क्या क्या है और इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। पॉलीमर की परिभाषा क्या है? पॉलीमर अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें छोटे छोटे एकलक यानी मोनोमर्स और रिपीटिंग यूनिट आपस में जुड़ते हैं और एक बड़े या बृहद अणुओं का निर्माण करते हैं। इसी को पॉलीमर या बहुलक बोला जाता है। जब एक या एक से अधिक सरल अणु आपस में मिलकर उच्च आणविक भार वाले बृहद अणुओं का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को बहुलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। द रिएक्शन दैट ज्वाइंस द मोनोमर्स टुगेदर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। द रिएक्शन ऐसी अभिक्रिया जिसमें मोनोमर आपस में जुड़ते हैं एक साथ, उन्हें क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। IUPAC के द्वारा दी हुई एक परिभाषा है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ पॉलीमर मोनोमर। ऐसा प्रोसेस यानी ऐसा प्रक्रम जिसमें पॉलीमर मोनोमर या उसका कोई मिक्सचर और ए मिक्सचर ऑफ मोनोमर इनटू ए पॉलीमर में बदल जाता हो। द फ्रेंच केमिस्ट हेनरी ब्रैकनॉट ने पहली बार पॉलीमर को 1830 में सिंथेसाइज किया था। यानी जो पॉलीमर शब्द है उसे स्वीडिश केमिस्ट जॉन जैकब बर्जिलियस ने 1833 में दिया था। पॉलीमर एक ग्रीक भाषा का शब्द है। पॉली मीन्स होता है मेनी, कई, और मर्स माने होता है पार्ट यानी भाग। एग्जाम्पल के तौर पे पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, प्रोटीन्स, स्टार्च, डीएनए। प्रोटीन, स्टार्च और डीएनए भी पॉलीमर ही हैं। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी पॉलीमर पर। अब आइए देखते हैं पॉलीमर का क्लासिफिकेशन। पॉलीमर को दरअसल 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है, बेस्ड ऑन सोर्स यानी प्राप्त स्थान के आधार पर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर उनकी संरचना के आधार पर, बेस्ड ऑन रिएक्शंस यानी अभिक्रिया के आधार पर, और बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस मीन्स की आणविक बल पर आधारित। तो बेस्ड ऑन सोर्सेज यानी कि सोर्स पर आधारित 2 प्रकार के बांटे गए हैं इन्हें, या 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स वो पॉलीमर होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, और सिंथेटिक पॉलीमर उन्हें कहते हैं जो कि मैन मेड है यानी हमारे द्वारा बनाए गए हैं। नेचुरल पॉलीमर का एक एग्जाम्पल है स्टार्च, जिसका फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है। सिंथेटिक पॉलीमर्स का एग्जाम्पल नायलॉन है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये नायलॉन 6 का फार्मूला है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर संरचना के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है, लीनियर पॉलीमर्स, ब्रांच्ड पॉलीमर्स और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर उन्हें कहते हैं जिनमें इनकी एक सीधी श्रृंखला होती है, जैसे कि पॉलीस्टाइरीन, जिसका फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है। ब्रांच्ड पॉलीमर उन्हें कहते हैं जिनमें एक ब्रांचिंग होती है, जैसे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। और क्रॉस लिंक पॉलीमर उन्हें कहते हैं जिनमें चारों तरफ से बॉन्डिंग हो जाती है, जैसे कि बैकेलाइट, जिसका फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन रिएक्शंस की। तो रिएक्शन के आधार पर इन्हें 2 प्रकार से बांटा गया है, एडिशन पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर जिसमें रिपीटिंग यूनिट आपस में जुड़ जाती है, जैसे कि पॉलीथीन, और कंडेंसेशन पॉलीमर जिसमें 2 या 2 से अधिक चीज़ें आपस में जुड़ती हैं और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, तो उसे कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं, जैसे नायलॉन 6 बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी मॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। स्टूडेंट, थर्मोप्लास्टिक उस प्लास्टिक को बोला जाता है जो गर्म करने पे मुलायम पड़ जाती है, तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जो गर्म करने पे हार्ड हो जाती है। तो PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड गर्म करने पे मुलायम हो जाती है, इसीलिए इसे थर्मोप्लास्टिक में रखा गया, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में बैकेलाइट को रखा गया है, गर्म करने पे वो हार्ड हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कुकर वगैरह के जो हैंडल्स बनाए जाते हैं वो बैकेलाइट के ही बनाए जाते हैं। तो आइए स्टूडेंट अब पढ़ते हैं एडिशन या चैन ग्रोथ पॉलीमर के लिए ट्रिक। एडिशन या चैन ग्रोथ पॉलीमर्स उन पॉलीमर्स को बोला जाता है जिनमें रिपीटिंग यूनिट एक के बाद एक आपस में जुड़ती चली जाती हैं और लंबी श्रृंखला वाले अणुओं का निर्माण करते हैं। इसके लिए ट्रिक है, आप ये इक्वेशन याद रखिएगा, CH2 G। यहाँ पर जो G है इसका मतलब मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। तो इस तरह के कंपाउंड को अगर हम लें और हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करें और उसका पॉलीमराइजेशन करते हैं तो CH2CH G प्राप्त होता है। यहाँ आपको ये याद रखना है कि कंपाउंड जो हम रिएक्टेंट ले रहे हैं उसमें N अणु उसके लेंगे, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके N अणु यहाँ आपको लिखने हैं लास्ट में ब्रैकेट बनाते हुए।
क्योंकि होता क्या है कि ये जो यूनिट है ये आपस में जुड़ती चली जाती हैं और जुड़ जुड़ करके लंबी श्रृंखला बना लेती हैं, तो उसका एक मोनोमर एक यूनिट हम यहाँ पर लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर G फॉर फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए मैंने यहाँ पे G लिख दिया है। तो G की जगह पे अगर हम यहाँ पर H लिख देंगे यानी हाइड्रोजन रख देंगे तो इसका नाम हो जाएगा एथिलीन। देखिए ये मैंने डैश डैश जो लिखा हुआ है इस पर आप लिख देंगे एथिलीन, और इस तरह से जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वहाँ G की जगह पे H आ जाएगा और इसका नाम पॉली डैश डैश लिखा है, मीन्स क्या बन जाएगा, पॉलीथीन। और ये किस काम में यूज़ किया जाता है, बॉटल्स को बनाने में, टेप को बनाने में, पाइप को बनाने में और पॉट्स यानी बर्तन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसी तरह से अगर यहाँ पे G की जगह पे क्लोरीन रख देंगे Cl तो ये बन जाएगा विनाइल क्लोराइड, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम बोलेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसका इस्तेमाल किया जाता है शीट्स बनाने में, पाइप्स, टॉयज, फिल्म और टाइल बनाने में। अगर G की जगह पे हम CH3 लिख देंगे तो ये प्रोपाइलिन हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो पॉलीप्रोपाइलिन हो जाएगा। पॉलीप्रोपाइलिन का इस्तेमाल रोप यानी रस्सी बनाने में, मोल्ड्स बनाने में और ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाने में किया जाता है। अगर G की जगह पे हम C6H5 रख देंगे तो ये स्टाइरीन कहलाएगा, और रिएक्टेंट यानी और प्रोडक्ट जो बनेगा वो पॉलीस्टाइरीन होगा, जिसका इस्तेमाल हम टॉयज, फोम और रिकॉर्ड्स में करते हैं। पॉलीस्टाइरीन के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए ऊपर आई बटन पे जाइएगा, क्लिक करिएगा और वहाँ पे इसकी डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं। नीचे अब G की जगह पे अगर हम OCOCH3 रख देते हैं तो ये विनाइल एसीटेट कहलाएगा, और जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो पॉलीविनाइल एसीटेट कहलाएगा, जिसका प्रयोग हम पेंट में, प्रोटेक्टिव फिल्म में करते हैं। इसी तरह से अगर हम G की जगह पे CN यानी साइनाइड रख देंगे तो ये एक्राइलोनाइट्राइल बन जाएगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल या पान कहलाएगा। इसे स्वेटर बनाने में, कारपेट बनाने में और थ्रेड्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए पॉलीइथिलीन को PE भी बोलते हैं शॉर्ट में, पॉलीविनाइल क्लोराइड को PVC भी बोलते हैं शॉर्ट में, पॉलीप्रोपाइलिन को PPE भी बोलते हैं या PP बोलते हैं ओनली, और पॉलीस्टाइरीन को PS बोलते हैं, और पॉलीविनाइल एसीटेट को PVA, और पॉली एक्राइलोनाइट्राइल को PAN बोलते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म भी इनके मैंने लिख दिया है और ये उनके यूज़ हो गए। तो इस ट्रिक के थ्रू आप एक साथ इतने पॉलीमर का आप बनना देख पाएंगे और देख पाएंगे उनके उपयोग। तो आइए स्टूडेंट, अब कंडेंसेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमर की बात की जाए। कंडेंसेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमर उन्हें कहते हैं जिनमें जब पॉलीमराइजेशन कराया जाता है तो उसमें जल के अणु निकलते हैं यानी कंडेंसेशन होता है। जैसे इसमें हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे पॉलीएमाइड्स का, जिसमें नायलॉन है, और नायलॉन में हम यहाँ पे दो प्रमुख नायलॉन्स को पढ़ेंगे, नायलॉन 6 को और नायलॉन 6 को। तो शुरुआत करते हैं नायलॉन 6 से। नायलॉन 6 को परलॉन या परलॉन L या पॉलीकैप्रोलैक्टम भी कहते हैं। पॉलीकैप्रोलैक्टम इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यह कैप्रोलैक्टम से बनाया जाता है, और कैप्रोलैक्टम, कैपर मीन्स होता है गोट, यानी बकरी की जैसे स्मेल देता है, इसलिए इसका नाम कैप्रोलैक्टम पड़ा था। इसकी डिस्कवरी पॉल स्लैक ने किया था, और यह टायर कॉर्ड्स, क्लॉथ और रोप बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसको बनाने के लिए हमें बेसिक कंपाउंड जिसकी ज़रूरत होती है वो है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन की हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराने पर यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और C डबल बॉन्ड O आकर के जुड़ जाता है, जिसका नाम साइक्लोहेक्सानोन हो जाता है। साइक्लोहेक्सानोन की फिर हाइड्रोक्सिल एमीन के से रिएक्शन कराते हैं, जिससे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और ऊपर NOH आकर के जुड़ जाता है, जिसे हम साइक्लोहेक्सानोन ऑक्साइम बोलते हैं। साइक्लोहेक्सानोन ऑक्साइम का हम बेकमैन रीअरेंजमेंट कराते हैं। दरअसल बेकमैन रीअरेंजमेंट में हम कीटोक्साइम को एमाइड में चेंज करते हैं। तो H2SO4 के प्रेजेंस में जो हमारा साइक्लोहेक्सानोन ऑक्साइम है वो कैप्रोलैक्टम में चेंज हो जाता है। कैप्रोलैक्टम की जब हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे N अणुओं की संख्या लिख दिया है, तो यहाँ का बॉन्ड टूट जाता है। CO और ये CH2 के बीच का बॉन्ड टूटता है 270 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और वाटर एलिमिनेट हो जाता है। इस तरह से CONH CH2O5 बन जाता है। इसका IUPAC नेम पॉलीएजिपान 2-ओन होता है, और इसे नायलॉन 6 बोलते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 5, और एक यहाँ पर है तो 6, इसीलिए इसका नाम दिया गया है नायलॉन 6। नायलॉन 6। नायलॉन 6 की डिस्कवरी वेलेस ह्यूमे कैरोथर्स ने 1935 में किया। इसका इस्तेमाल टूथब्रश, टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग में, थ्रेड्स धागों में, कारपेट्स जो गलीचे होते हैं, सॉक्स, मोजे, स्वेटर्स, वुलन क्लॉथेस एक्सेट्रा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनमें से एरिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमीन होता है।
एडिपिक एसिड का नाम एडिपिक एसिड इसलिए पड़ा है क्योंकि ये एडिपोज टिश्यू से सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया गया था, इसीलिए इसका नाम एडिपिक एसिड पड़ा है। तो एडिपिक एसिड की हेक्सामेथिलीन डायमीन से जब रिएक्शन कराते हैं, कंडेंसेशन कराते हैं, तो 280 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर एलिमिनेट हो जाता है। देखिए यहाँ का H और यहाँ का OH एलिमिनेट हो जाता है और ये पूरा मॉलिक्यूल जुड़ जाता है। जोड़ने के बाद ये कंपाउंड इस तरह से बन जाता है। इसका नाम नाइलॉन 66 है। नाइलॉन 66 इसलिए बोलते हैं क्योंकि CONH के बीच से यहाँ से आप देखिए, यहाँ से इधर कार्बन कितने 6 और इधर देखिए 4, 5, 6, इसीलिए इसका नाम नाइलॉन 66 पड़ा है। तो ये थी प्रिपरेशन नाइलॉन 6 और नाइलॉन 66 की। तो अगर नाइलॉन 6 आपको डिफिकल्ट लगे तो आप एग्जाम में यहाँ से भी बना सकते हैं, यानी कैप्रोलैक्टम से नाइलॉन 6 को बना सकते हैं। तो अब आगे है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर की डिस्कवरी J.T. डिक्सन एंड J.R. विनफील्ड ने किया था 1948 में। इसका इस्तेमाल किया जाता है रिकॉर्डिंग टेप बनाने में और कपड़े बनाने में। इसे बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है एथिलीन ग्लाइकॉल की और डाइमेथिल टरथैलेट की। डाइमेथिल टरथैलेट को बीच में बनाइएगा और एथिलीन ग्लाइकॉल को दोनों तरफ लगाते हुए जब 280 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंटीमनी ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो इसमें से मेथेनॉल निकल जाता है। देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल का H और डाइमेथिल टरथैलेट का CH3O, ये आपस में मिलकर के N अणु CH3OH के यानी मेथेनॉल के बना करके निकल जाते हैं। बाकी अणु पूरा जुड़ जाता है और इसका एक रिपीटिंग यूनिट ये बन जाता है जिसका फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें 280 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और एंटीमनी ऑक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन अच्छी होती है। दूसरा है ग्लिप्टल। ग्लिप्टल को J.J. बर्जीलियस ने यानी जॉन जैकब बर्जीलियस ने 1847 में डिस्कवर किया था। इसका उपयोग पेंट और सीमेंट बनाने में किया जाता है। इसे बनाने के लिए एथिलीन ग्लाइकॉल की थाइलिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं। थाइलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल जब दोनों आपस में रिएक्ट होते हैं तो इससे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। देखिए यहाँ पर OH और यहाँ का एक H, इस तरह से H2O एलिमिनेट हो जाता है N मॉलिक्यूल्स और बदले में ग्लिप्टल प्राप्त हो जाता है। तो अब आइए देखते हैं रेजिन। रेजिन क्या होते हैं? एक्चुअली रेजिन इज अ सॉलिड और हाईली विस्कस सब्सटेंस ऑफ प्लांट और सिंथेटिक ओरिजिन दैट इज टिपिकली कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर। मीन्स कि जो रेजिन होते हैं वो या तो ठोस होते हैं या तो हाईली विस्कस होते हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़े चिपचिपे होते हैं, पदार्थ होते हैं जो पौधे से निकाले जाते हैं या सिंथेटिकली भी बनाए जाते हैं और वो पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन्हीं को रेजिन बोला जाता है। रेजिन कई तरीके के हैं जिनमें से कुछ 3 यहाँ प्रमुख लिखे हुए हैं, जैसे कि PF रेजिन, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन या नोवोलैक या बैकेलाइट। इसकी डिस्कवरी LH बैकलाइन ने की थी और इसका इस्तेमाल कॉम्ब यानी कि कंघे बनाने में, पेन्स बनाने में, टेप बनाने में और रिकॉर्ड बनाने में किया जाता है। इसको बनाने के लिए हमें फिनॉल की ज़रूरत पड़ती है। इसमें फिनॉल हम कम मात्रा में लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। तो अगर इसमें हम फिनॉल को ज़्यादा ले लेंगे और फॉर्मल्डिहाइड को कम ले लेंगे तो ये नई किस्म की रिएक्शन हो जाएगी जिसे हम लीडर-मनासे रिएक्शन कहते हैं। और लीडर-मनासे रिएक्शन में हमेशा याद रखिएगा कि लीडर-मनासे रिएक्शन में 2 तरह के अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, आर्थ्रो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि फिनॉल को कम लेना है, फॉर्मल्डिहाइड को ज़्यादा लेना है। ये एसिड और बेस दोनों में रिएक्शन हो जाती है, तो जब ये दोनों ऐड होंगे तो इसमें क्रॉस लिंक पॉलीमर बनेगा जिसे बैकेलाइट बोलते हैं। सेकंड पे MF रेजिन। MF रेजिन मीन्स मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। इसे मेल्मोवेयर भी बोलते हैं। मेल्मोवेयर का इस्तेमाल लैमिनेट्स बनाने में किया जाता है। इसके लिए हमें मेलामाइन की ज़रूरत पड़ती है और फॉर्मल्डिहाइड की। जब मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड के N अणु आपस में जुड़ते हैं तो हमें MF रेजिन प्राप्त होता है जिसका फार्मूला सामने लिखा हुआ है। इसका उपयोग हम लैमिनेट्स बनाने के लिए करते हैं, जैसा कि पीछे जो बोर्ड है ये लैमिनेट्स कहलाता है। थर्ड पर है UF रेजिन। UF रेजिन या यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। इसमें यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड को जब आपस में मिलाते हैं 400 केल्विन तापमान पर तो हमें UF रेजिन प्राप्त होता है, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं पेपर बनाने में, एडहेसिव यानी चिपकाने वाले पदार्थ बनाने में और प्लाईवुड के निर्माण में करते हैं। रबर क्या होता है? इट इज़ ए स्टिकी इलास्टिक सॉलिड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए मिल्की लिक्विड कॉल्ड लैटेक्स। दरअसल ये एक स्टिकी चिपचिपा इलास्टिक सॉलिड होता है जो किससे प्रोड्यूस किया जाता है? फ्रॉम ए मिल्की लिक्विड, एक मिल्की लिक्विड से जिसको लैटेक्स बोलते हैं। दरअसल इसे हीविया ब्रासिलियंसिस से एक्सट्रैक्ट किया जाता था उसके लैटेक्स से। रबर का नाम रबर या इंडियन रबर या लैटेक्स या अमेजोनियन रबर या काचो भी होता है। रबर 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर। नेचुरल रबर नेचर में पाया जाता है। नेचुरल रबर नेचर में पाए जाने वाले पौधे हीविया ब्रासिलियंसिस के लैटेक्स से निकाला जाता है और उसका मुख्य इंग्रेडिएंट आइसोप्रीन होता है जिसका IUPAC नेम 2-मेथिल-ब्यूटा-1,3-डाइईन होता है। इसका एक और नाम cis-1,4 पॉलीआइसोप्रीन भी है जिसका फार्मूला ये है। इसमें लिथियम जब रिएक्ट करते हैं, लिथियम मिलाते हैं तो उससे नेचुरल रबर हमें प्राप्त हो जाता है।
वोल्केनाइजेशन, रबर में सल्फर मिलाकर के हीट करने पर प्राप्त ठोस पदार्थ को वोल्केनाइज्ड रबर बोलते हैं। इसको सबसे पहले 1839 में चार्ल्स गुडियर ने बनाया था, जिनके नाम से आज भी गुडियर कंपनी स्थापित है। गट्टा पर्चा या ट्रांस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन को सिंथेटिक रबर बोलते हैं। यहाँ पे ये याद रखने वाली बात है कि ये आइसोप्रीन, ट्रांस और सिस दो तरह की होती है। तो जो सिस वाली होती है उसे नेचुरल रबर बोलते हैं, जो ट्रांस वाली होती है उसे गट्टा पर्चा या सिंथेटिक रबर बोला जाता है। यहाँ पर हम 4 सिंथेटिक रबर के बारे में पढ़ेंगे, ब्यूना रबर, नियोप्रीन, ब्यूना एस और ब्यूना एन। तो पहला है ब्यूना रबर। ब्यूना रबर बनाया जाता है 1,3-ब्यूटाडाइन पर सोडियम मेटल की रिएक्शन के द्वारा। इससे ये पॉलीमराइज होकर के एक कंपाउंड बनता है जिसे ब्यूना रबर बोलते हैं। इसी तरह से नियोप्रीन बनाया जाता है क्लोरोप्रीन की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से नियोप्रीन रबर प्राप्त हो जाती है। ब्यूना एस या SBr स्टाइरीन ब्यूटाडाइन, SBr का फुल फॉर्म होता है स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। तो स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर बनाने के लिए हमें ब्यूटाडाइन की जरूरत पड़ती है और स्टाइरीन की, इन दोनों को रिएक्ट कराने पर तो SBr यानी स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर हमें प्राप्त होता है। ब्यूना एन या NBr नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल की रिएक्शन से प्राप्त होता है। जो ये फार्मूला लिखा हुआ है इसे NBr यानी नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर कहते हैं। तो ये थी जानकारी रबर के बारे में। अब आइए जानते हैं कुछ छुटपुट क्वेश्चंस जैसे कि टैक्टिसिटी वगैरह। स्टूडेंट्स अब आइए देखते हैं टैक्टिसिटी। टैक्टिसिटी मीन्स होता है अरेंजमेंट। 3 तरह से अरेंजमेंट होता है, आइसोटैक्टिक, सिंडियोटैक्टिक, अटैक्टिक। इट मीन्स कि पॉलीमर 3 तरह से अरेंज हो सकते हैं। आइसोटैक्टिक का मतलब होता है इक्वल पार्ट, जहाँ पर इक्वल होता है। और सिंडियोटैक्टिक का मतलब होता है अल्टरनेट, जहाँ पर हो, जैसे कि HH फिर GG फिर HH फिर GG फिर HH, ये अल्टरनेट क्रम हुआ। और अटैक्टिक का मतलब होता है जिसमें कोई ऑर्डर ना हो, नो ऑर्डर, जैसे GGG H GG H H H H H, तो इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, तो इसलिए टैक्टिसिटी इसे ही बोलते हैं, ग्रुप ऑफ अरेंजमेंट को। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में कभी बहुत पूछ जाता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा उत्प्रेरक। जिगलर नाटा उत्प्रेरक की डिस्कवरी कार्ल जिगलर और गुलियो नाटा ने किया था 1956 में। इस विशेष खोज के लिए उन्हें 1963 ईस्वी का रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज दिया गया था। कार्ल जिगलर जर्मनी से थे और गुलियो नाटा इटली से थे। इन दोनों ने इसकी खोज की थी, कैटलिस्ट की। ये एक प्रकार का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड उन कंपाउंडों को बोला जाता है जिनमें कोई भी मेटल डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा होता है। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट 2 कैटलिस्ट को मिलाकर के बोला जाता है, ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को। तीसरा पर है कोपॉलीमर। कोपॉलीमर क्या होता है? अ पॉलीमर मेड बाय रिएक्शन ऑफ 2 डिफरेंट मोनोमर विद यूनिट्स ऑफ मोर देन 1 काइंड्स। मीन्स कि कोपॉलीमर उन्हें बोलते हैं इनमें पॉलीमर्स का निर्माण 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के थ्रू हुआ हो, यानी 2 डिफरेंट मोनोमर्स के थ्रू हुआ हो। जैसे कि एग्जाम्पल नायलॉन 6। नायलॉन 6 के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को पीछे से फिर से देख सकते हैं कि उसमें मैंने बताया कि नायलॉन 6 कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो ये थी जानकारी पॉलीमर के बारे में। आई होप पॉलीमर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस और क्वेरीज आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो देखते रहिए केमिकल मैन चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।